कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सबसे पहले हम ब्रीफ में भारत के संविधान के बारे में जानते हैं। यह भारत का सुप्रीम लॉ है, का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिविंग डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से गवर्नमेंट का सिस्टम वर्क करता है। संविधान किसी संस्था को प्रचालित करने के लिए बनाया हुआ दस्तावेज है। किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। इसमें 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां हैं जो 22 भागों में विभाजित है। अब हम एजुकेशन से संबंधित प्रोविजन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो एजुकेशन से संबंधित विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है। तो इससे संबंधित अनुसूची है 7वीं अनुसूची। यह स्टेट और सेंटर के बीच पावर के डिवीजन की बात करता है। इसमें इस अनुसूची में कुछ विषय रखे गए हैं जो 3 लिस्ट में विभाजित हैं। पहला स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में रखा गया था, अर्थात एजुकेशन से संबंधित सभी कानून स्टेट बनाया करती थी। किंतु जब 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो एजुकेशन सहित 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। इन विषयों में शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन शामिल था। कंकरेंट लिस्ट में आने के बाद एजुकेशन विषय से संबंधित कानून बनाने का अधिकार स्टेट और सेंटर दोनों के पास है। किंतु विशेष बात इसमें यह है कि अगर एजुकेशन से संबंधित किसी विशेष मुद्दे, एक ही मुद्दे पर स्टेट और सेंटर दोनों एक साथ कानून बनाते हैं तो सेंटर द्वारा बनाया गया कानून अधिक प्रभावी होता है और वही कानून मान्य होता है। अब एजुकेशन से संबंधित दूसरा प्रोविजन है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इसके लिए हम संवैधानिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो मूलतः भारतीय संविधान के पार्ट 4 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में शिक्षा से संबंधित प्रावधान था, जिसमें आर्टिकल 45 यह कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन ए पीरियड ऑफ 11 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 years। राज्य द्वारा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हेतु भरसक प्रयत्न किया जाएगा। 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। उसमें डीपीएसपी के तहत ही आर्टिकल 39F को जोड़ा जाता है, जिसमें स्टेट बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध कराएगी, इसका प्रोविजन किया गया। राइट टू एजुकेशन से संबंधित पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट राममूर्ति कमेटी ने 1990 में प्रेजेंट किया था। राममूर्ति कमेटी को 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए बनाया गया था। इनकी सिफारिश यह थी कि जो नेशनल एजुकेशनल सिस्टम है उसका मेजर सेटबैक लैक ऑफ एजुकेशन है, इसलिए हमें एजुकेशन को एक राइट बना देना चाहिए। इनकी रिपोर्ट को मायरोन बीवर ने अपनी बुक द चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया, चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में शामिल किया था। इस बुक में यह कहा गया कि चाइल्ड लेबर को तभी कम किया जा सकता है जब स्टेट द्वारा स्कूल एजुकेशन को अनिवार्य कर दिया जाए। फिर 1992 में यूएन का कन्वेंशन होता है राइट ऑफ द चाइल्ड, उसको भी भारत ने साइन किया था। 1999 में तपस मजूमदार कमेटी बनी थी। उन्होंने आर्टिकल 21 को इंसर्ट करने की बात की थी। साथ में उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि 8 ईयर की जो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं उसके लिए कितनी फंड की आवश्यकता होगी। इन सभी के फलस्वरूप 2002 में 86वां संविधान संशोधन एक्ट आता है। इस संशोधन के तहत आर्टिकल 21A को ऐड किया गया और एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया।
आर्टिकल 21 ये कहता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यह प्रोविजन केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा को मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया इस प्रोविजन के तहत। यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर ऑल के लक्ष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति की तरह उठाया है। इसी सेम संशोधन ने आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर को भी चेंज किया है, जो डीपीएसपी के तहत आता है। आर्टिकल 45 में है द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 6 years। राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसी संशोधन के तहत आर्टिकल 51A को भी ऐड किया गया, जिसमें हमने 11वां मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। इसमें कहा गया इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड आर वर्ल्ड between the age of 6 and 14 years। यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को, चाहे वह उसके माता पिता हो या अभिभावक हो, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जो 86वां संविधान संशोधन था, जिसमें हम आर्टिकल 21A को ऐड किया था, उसी के अनुसरण में संसद ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बिल 2008 को लाया, जिसे 2000 RDE एक्ट 2009 को पास कर दिया गया और यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था, किंतु अभी वर्तमान में यह जम्मू कश्मीर में भी लागू है। इस संशोधन के पहले जो हमारा संविधान था, उसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात आर्टिकल 45 जो पार्ट 4 डीपीएसपी का पार्ट है, उसमें बात की गई थी। किंतु हमें पता है कि डीपीएसपी गांधीवादी प्रिंसिपल पर बात करता है, यानी कि नैतिकता पर बात करता है। अर्थात सरकार बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा, किंतु अगर किसी कारणवश वह प्रोवाइड नहीं कर पाता तो कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता, यानी कि यह कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं था। किंतु जब 86 संशोधन हुआ तो इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन अलाउ कर दिया गया। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं मिलता है तो वह कोर्ट में इसके लिए न्याय की मांग के लिए जा सकता है और उसके लिए प्रॉपर वो किया जाएगा, मतलब उसके लिए प्रॉपर वो मतलब एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी या फिर कंपनसेट किया जाएगा उस व्यक्ति। अब हम बात करते हैं एजुकेशन ऑफ वुमेन, SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या प्रोविजन थे? आर्टिकल 15(1) द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ वर्क एंड एनी ऑफ देम। राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इसमें 2 कठोर शब्द प्रयोग किए गए हैं, एक डिस्क्रिमिनेट यानी विभेद और दूसरा है केवल यानी ओनली। विभेद का अभिप्राय है किसी के विरुद्ध विपरीत मामला, यानी हम ऐसा कोई काम करते हैं जो किसी के खिलाफ हो, यानी उसके पर ये कहते हैं ये सुरक्षा प्रोवाइड करता है। दूसरा है ओनली शब्द, इसका अभिप्राय है अन्य आधारों पर मतभेद किया सकता है। इसमें केवल 5 कंडीशन दी गई है कि आपको रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर विभेद नहीं करना है, बाकी अन्य आधारों पे आप मतलब विभेद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हरियाणा ने अपने स्थान के अपलिफ्टमेंट के लिए 75% रिजर्वेशन की बात की है इसी के आधार पर। अब आर्टिकल 15(3) की बात करते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यह अनुच्छेद राज्य को महिला और बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। नेक्स्ट प्रोविजन है आर्टिकल 46 में, जो डीपीएसपी का भाग है। इसमें कहा गया है द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट of the weaker section of the people
and in particular of the scheduled caste and the scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all form of exploitation। राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा हेतु प्रोत्साहित करेगा। 2005 में 93वें संवैधानिक संशोधन एक्ट आता है। उसके तहत हम आर्टिकल 15(3) को ऐड करते हैं। इसमें कहा गया स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिगार्डिंग देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन whether aided or unaided by the state except the minority educational institution। राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों, चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या ना हो, सिर्फ धार्मिक स्थानों को छोड़कर में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष भवन की शक्ति प्रदान करता है। इसी प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया है, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों, जिनमें IIT और IIM भी शामिल हैं, में 27% सीट आरक्षित की गई है। अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने इसकी वैधता पर मुहर लगा दी थी और ये कहा था कि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्रीमी लेयर का सिद्धांत पालन करना होगा। दो 2019 में 103वां संवैधानिक संशोधन एक्ट आता है, जिसके तहत आर्टिकल 15D को ऐड किया जाता है। इसमें कहा गया है द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी एजुकेशनली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन। नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त बनाना। राज्य को निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए इस तरह के वर्गों के लिए 10% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी गई है, चाहे वह सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त ना हो। लेकिन इसमें अल्पसंख्यक संस्थानों को दरकिनार किया गया है और बाकी जो मौजूदा आरक्षण था वह मतलब पहले की जैसा ही बना रहेगा। सिर्फ 10% EWS आरक्षण को नया ऐड किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग प्राइमरी स्टेज 1956 में 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। उसके तहत आर्टिकल 350A को ऐड किया जाता है। इसमें कहा जाता है फैसिलिटेट फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा हेतु सुविधाएं प्रदान करना। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। फिर आर्टिकल 350B, इसमें कहा गया द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग into the matter relating to safeguard provided for linguistic minorities under the constitution। यानी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। एजुकेशन इन द यूटीज केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा, इसके लिए आर्टिकल 239 है। Every union territory has its own education department and the responsibility of education in the union territory has under union central government। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में खुद का शिक्षा विभाग होगा और केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा की जिम्मेदारी संघ या केंद्र सरकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें ए नंबर भाग कहता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर of having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत है, उसे उस तरह का बनाए रखने का अधिकार होगा। बी पार्ट में कहा गया है
No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them. राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जात, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अब आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें ए पार्ट नंबर कहता है all minorities whether based on religion or language shall have right to establish and administer educational institution of their choice। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन होता है। इसमें कहा गया इन एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी of an educational institution established and administered by a minority referred to in clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause। खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली बिल बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी बिल द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड में अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निरस्त न हो जाए। बी पार्ट में कहा गया द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ ए माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विहित नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। प्रोविजन फॉर रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा के लिए प्रावधान। इससे संबंधित आर्टिकल है 28। इसमें कहा गया है कि नो रिलीजन इंस्टीट्यूशन शैल बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बी क्लॉज कहता है इफ एनी इंस्टीट्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट ट्रस्ट इवन if administered by state can impart religious education। खंड 1 की कोई भी बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुआ है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। थर्ड क्लॉज कहता है नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट or receive aid out of state fund shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or if such person is a minor his guardian has given his consent thereto। यानी राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनीति से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने स्वयं या वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक या माता पिता ने सहमत नहीं दे दी है। सर ये रेफरेंसेस खत्म हो गया।